व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी के नए अध्याय जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ प्रश्न है उसका हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे। ये कुछ बेसिक है जो आपको ध्यान में रखना ही रखना है, ये एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो आइए इससे रिलेटेड पहला प्रश्न देखते हैं। अगर आप थ्योरी की क्लास देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन में है हेरोडोटस, एनेक्जिमेंडर, इरेटोस्थनीज और हिकैटियस। तो देखिए, भूगोल का जनक के रूप में हुआ हिकैटियस को जाना जाता है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि हिकैटियस कौन था और इन्हें क्यों जाना जाता है भूगोल का जनक के रूप में। जो हिकैटियस है, हिकैटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है जिन्होंने सर्वप्रथम स्थल भाग को सागरों से घिरा हुआ बताया। इन्होंने ही सबसे पहले जो स्थलीय भाग है उसको सागरों से घिरा हुआ इन्होंने बताया। उसके बाद इन्होंने विश्व का प्रथम जो क्रमबद्ध वर्णन है इन्हीं के द्वारा किया गया, इसलिए इसे एच.एफ. टॉजर ने हिकैटियस को भूगोल का पिता के रूप में भी कहकर संबोधन किया है। वह 550 ईसा पूर्व पहले। तो आप ध्यान में रखेंगे कि हिकैटियस को क्या कहा गया है? भूगोल का पिता का उपमा भी दिया गया है। तो प्रश्न दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, भूगोल का जनक के रूप में या भूगोल का पिता के रूप में। और यह जो इनके द्वारा एच.एफ. टॉजर के द्वारा जो दिया गया था वह 550 ईसा पूर्व। तो आप ध्यान में रखिएगा, हिकैटियस को भूगोल का जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा में, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? कह रहा एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में, वह है इरेटोस्थनीज को। यह इरेटोस्थनीज कौन थे? इरेटोस्थनीज जो 250 ईसा पूर्व ने भूगोल यानी ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था। तो प्रश्न यह भी बन सकता है कि सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किन के द्वारा किया गया था? वह यही थे इरेटोस्थनीज, जिन्होंने एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में इसको स्थापित करने का श्रेय जाता है। तथा इन्होंने ग्लोब का मापन किया था। इन्होंने अक्षांश और ऋतु के साथ जो जलवायु के अंतर के सिद्धांत था इन्होंने ही दिया था। और इन्होंने यह भी बताया था कि किस प्रकार से समुद्र तथा नदियों में जल प्रवाह की धारणा होती है, वह इरेटोस्थनीज के द्वारा ही बताया गया था। तो इन्हीं के कारण इरेटोस्थनीज को भूगोल के एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय जाता है। तो प्रश्न ये तो प्रश्न एक बना ही बना। एक दूसरा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहला उपयोग है वह किनके द्वारा किया गया? तो वह होगा इरेटोस्थनीज। वह भी आगे प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न है, भूगोल के ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? देखिए आ गया, करा भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम। तो सर्वप्रथम कौन किए थे? वह इरेटोस्थनीज के द्वारा किया जाता है। इरेटोस्थनीज कौन थे? हमने उनके बारे में देखा कि सबसे पहले इन्होंने ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग इन्हीं के द्वारा किया गया था तथा ग्लोब का मापन इन्होंने ही किया था। इन्हीं के द्वारा अक्षांश है और ऋतुओं के साथ जो जलवायु में अंतर होती है उनका इन्हीं के द्वारा वर्णन किया गया था। तथा जो नदी और समुद्र में जल प्रवाह की धारणा होता उनका संकेत भी इन्होंने ही इरेटोस्थनीज के द्वारा दिया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 में, ज्योग्राफी शब्द के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। कह रहा है ज्योग्राफी के आधार पर भूगोल का परिभाषा क्या है? ऑप्शंस में है, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। ऑप्शन बी में, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। देखिए, जो प्रश्न 2 है पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंधों का, इसके लिए मानव भूगोल आता है। मानव भूगोल के अंतर्गत में क्या होता है? जिसके अंतर्गत में आप देखेंगे मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक पर्यावरण के साथ उसके संबंध के अध्ययन को ही मानव भूगोल कहा जाता है। तो प्रश्न बी तो नहीं होगा, भूगोल वह विज्ञान है जो मानवीय और प्राकृतिक विषमता का अध्ययन करता है, ये भी नहीं। तो ज्योग्राफी शब्द के अर्थ का जो अर्थ जब इरेटोस्थनीज के द्वारा 250 ईसा पूर्व में दिया गया था, ज्योग्राफी शब्द का इनके द्वारा प्रयोग किया गया था तथा हमने देखा कि ग्लोब का मापन इन्हीं के द्वारा किया था। अक्षांश और ऋतुओं के साथ जलवायु के अंतर के सिद्धांत है जो इनके द्वारा दिया जाता है। तो इनके द्वारा कहा गया था भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। यानी धरातल कहने का मतलब जो स्थल भाग में जो क्या क्या सागर से घिरा हुआ है, यह भी जो माना गया था यह इन्हीं के द्वारा माना गया था। तथा यह 2 महादेशों का ज्ञान है जो इन्हीं के द्वारा दिया गया था। तो यह भी ध्यान में रखेंगे कि जो 2 महादेशों का जो ज्ञान है वह इरेटोस्थनीज के द्वारा ही दिया जाता है ना। ये 2 महादेशों का ज्ञान, सॉरी इरेटोस्थनीज नहीं हुआ है, ये हेरोडोटस के द्वारा दिया जाता है ना, हिकैटियस के द्वारा दिया जाता है। तो ज्योग्राफी इसमें धरातल का अध्ययन के बारे में इसमें
कहा गया है। तो क्या हो जाएगा इसका? भूगोल एक प्राचीन विज्ञान है जिसके अंतर्गत धरातल पर मिलने वाले विभिन्न तत्वों का अध्ययन किया जाता है। तो वह इसका अर्थ हो जाएगा, है ना। तो पृथ्वी धरातल का अध्ययन है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 5वें। हाँ, जिसका अभी हमने जो शब्द का भी उपयोग किया था, जिसमें क्या है कि स्थल भाग को सागरों से घिरा हुआ है तथा 2 महादेशों का ज्ञान, यह हिकैटियस के द्वारा दिया जाता है। उन्होंने तो स्थल भाग को बताया ही था कि सागर से घिरा हुआ है तथा 2 महादेशों का जो ज्ञान है वह सबसे पहले उन्हीं के द्वारा जाता है। इन्हीं सब कारणों से उन्हें हिकैटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। एरोटोस्थनीज था, जो हम लोगों ने देखा था कि उन्होंने ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था तथा ज्योग्राफी शब्द का जो अर्थ उन्होंने दिया था वह किस रूप में दिया था? उसने दिया था कि भूगोल एक विज्ञान है जो क्या है, पृथ्वी पर धरातल का अध्ययन करती है। अर्थात कहने का मतलब क्या हो गया कि धरातल पर मिलने वाले विभिन्न तत्वों का जो अध्ययन है वह किया जाता है। नेक्स्ट है 5वें, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह किसने कहा था? कह रहा कि पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान किसने कहा था? टॉलमी ने कहा था, कांट ने कहा था, वारेनियस ने कहा था, टेलर ने कहा था। देखिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब वारेनियस हो जाएगा, ऑप्शन ए में टॉलमी है। हालांकि टॉलमी के द्वारा भी कुछ वक्तव्य बोला गया है, जो प्रश्न पूछा था। टॉलमी यह बोला गया था कि भूगोल ऊर्ध्वपातन विज्ञान है जो पृथ्वी का पृथ्वी का परावर्तन को देखता है, तथा वह जो टॉलमी के द्वारा जो वक्तव्य कहा गया था वह एक स्वर्गीय रूप में पृथ्वी को देखा गया था। यह टॉलमी के द्वारा ही कथन था, आगे देखने को मिलेगा। तो कह रहा पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन वह सबसे पहले वारेनियस के द्वारा किया जाता है, जो पृथ्वी को केंद्र मानकर इनके द्वारा अध्ययन किया जाता है। अब आपके माइंड में उठा हुआ ये वारेनियस कौन थे? तो यह जो वारेनियस थे, इनके बारे में अगर बात की जाए तो ये 17वीं शताब्दी, यानी 17वीं शताब्दी जो बात की जाए, 17वीं शताब्दी में इनका जन्म हेम्सबर्ग के समीप होता है, और इनका जो अध्ययन होता है वह हेम्बर्ग विश्वविद्यालय, जो दर्शन शास्त्र, भौतिकी, गणित और जीव विज्ञान में शिक्षा ये इन्होंने प्राप्त करते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, तो उस समय के ये महान भूगोलवेता थे वारेनियस, 17वीं शताब्दी के। और आपको हम यह भी बता दें कि ये 1944 ईस्वी में वारेनियस ने जापान और साम्य का भौगोलिक वर्णन नामक पुस्तक भी इनके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो ध्यान में रखिएगा। तो पृथ्वी को केंद्र मानकर वह वारेनियस के द्वारा अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 में, भूगोल भूतल का अध्ययन है किसने कहा था? भूगोल भूतल का अध्ययन है, यह किसके द्वारा कथन कहा जाता है? यह कथन कहा जाता है कॉन्ट के द्वारा। ये कॉन्ट कौन थे? ये सैमुअल कॉन्ट हैं, इन्हीं के द्वारा यह कहा गया है कि भूगोल भूतल का अध्ययन है। अब देखिए कॉन्ट कौन थे? कॉन्ट जो इनके बारे में, जो इमैनुअल कॉन्ट था, इनके बारे में अगर बात की जाए तो इनका जो सिद्धांत था वो कर्तव्य के लिए कर्तव्य अर्थात कठोरतावाद के सिद्धांत के तहत इनको काफ़ी जाना जाता है। वारेनियस, हम्बोल्ट, आगे टॉलमी क्या था? टॉलमी हम लोगों ने अभी देखा था कि टॉलमी के द्वारा क्या कथन कहा गया था कि भूगोल वह अवमान्य विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक को स्वर्ग के रूप में देखता है। यही टॉलमी का कथन था, जो पृथ्वी की झलक को एक स्वर्ग के रूप में देखता है। यह किसका कथन था? यह कथन था टॉलमी का था। और एक हम्बोल्ट भी थे, उनके द्वारा भी कहा गया था। हम्बोल्ट, भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन मानव के निवास के रूप में किया जाता है, ये हम्बोल्ट का कथन था। तो ये सभी प्रश्न जो है इनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो भूगोल भूतल का अध्ययन वह कांट के द्वारा किया गया था। वारेनियस के बारे में अभी हम लोगों ने देखा। वारेनियस के बारे में क्या था? उन्होंने भूगोल है जो पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन किया था, तथा यह 17वीं शताब्दी के क्या थे? महान भूगोलविद के रूप में जाने जाते थे। वहीं अगर कांट की बात की जाए तो देखिए, ये जो सैमुअल जो कॉन्ट हुए ना, मेन रूप से सैमुअल कॉन्ट जो है यह कौन सा हाइपोथेसिस, जो कांट लाप्लासा परिकल्पना के लिए हाइपोथेसिस नामक से ये विख्यात थे, है ना। ये जर्मन के वैज्ञानिक होते हैं, कॉन्ट होते हैं। यह वैज्ञानिक, नीति शास्त्र एवं दार्शनिक, यह तीनों थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा साथ में, भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद
की विचारधारा का प्रवर्तक कौन थे? यह बहुत काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या था नवनियतिवाद का विचारधारा, यह जो विचारधारा दिया गया था यह ग्रिफिथ टेलर के द्वारा गया था। ग्रिफिथ टेलर ने क्या किया था, एक नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने कहा था कि प्रकृति का मानव पर नियंत्रण नहीं है, लेकिन प्रकृति मानव पर प्रभाव को डाल सकता है। उन्होंने नवनियतिवाद के सिद्धांत में उन्होंने बताया था कि प्रकृति क्या है, एक ट्रैफिक पुलिस की तरह है। जिस तरह ट्रैफिक पुलिस क्या करती है, चौराहे पर रहकर वह क्या करती है, ट्रैफिक को नियंत्रण करती है, ना कि वह अपना गंतव्य तक उसको पहुंचाती है। अगर ट्रैफिक यानी यातायात के नियमों का पालन ना किया जाए तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार उन्होंने कहा कि प्रकृति के नियमों के अनुसार अगर कार्य ना किया जाए तो काफ़ी सारे कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह से उन्होंने नवनियतिवाद के सिद्धांत में उन्होंने यह बताया कि किस तरह से प्रकृति का मानव पर प्रभाव है। तो ये हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। वह भी देखने को प्रश्न मिलेगा, इन्हीं के द्वारा वह सिद्धांत दिया गया था, रुको एक क्या था, रुको और जाओ नियतिवाद का सिद्धांत, उसी में उन्होंने उसको संबंध किया था, यानी ट्रैफिक पुलिस की तरह रुकिए और फिर जाइए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, वर्तमान भूत की कुंजी है कथन किस विज्ञान का है? डटन का है, जेम्स हटन का है, डेविस का है, वाल्ट पैंक का है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स हटन है। वर्तमान भूत की कुंजी है, जेम्स हटन के द्वारा कहा गया था। ये जेम्स हटन, जो जेम्स हटन की बात की जाए तो इनके द्वारा एक और कथन कहा गया है जेम्स हटन के द्वारा, जो आगे देखने को मिलेगा। ये मानव विज्ञान जो होता है ना, मानव भूगोल से जेम्स हटन है ना, वो मानव भूगोल से तो वो इनके द्वारा कार्ल रिटर के द्वारा कहा गया है। वो आगे एक प्रश्न और देखने को मिलेगा, उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। थोड़ा सा जेम्स हटन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इनके पिता जो जेम्स हटन होते हैं, उनके पिता के 5 बच्चे होते हैं। उन 5 बच्चों में से एक जेम्स हटन होते हैं। इनकी पिता की जो मृत्यु है काफ़ी कम उम्र में, जब बोला जाता है कि हटन मात्र 3 वर्ष की अवस्था में होते हैं, उसी वर्ष इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। इनके पिता डॉक्टर होते हैं। फिर उसके बाद जेम्स हटन अपना पढ़ाई जारी रखते हैं। बोला जाता है कि 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने एक बैंकर के पुत्र को पढ़ाकर उस पैसे से उन्होंने विश्वविद्यालय में अपना एडमिशन लिया था। उसके बाद ये अपना पढ़ाई को जारी रखते हैं। इस तरह से इनका जीवनी थोड़ा संघर्षपूर्ण बीता है, लेकिन बाद में जाकर इन्होंने अपने मतलब योग्यता से काफ़ी गौरवान्वित किया। नेक्स्ट प्रश्न 9 में देखिए, स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है कथन किसका है? वाल्टर पैंक का है, WM डेविस का है, LC किंग का है, पेल्टियर का है। स्थल रूप संरचना प्रक्रम अवस्था और प्रतिफल होता है, यह कथन किसका है? यह जो कथन कहा गया है वह WS डेविस के द्वारा किया गया है। यह कथन डेविस के द्वारा दिया गया। डेविस ने 1899 ईस्वी में भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया था तथा बताया था कि भौगोलिक चक्र अपर्दन की वह अवधि है जिसके अंतर्गत जो उत्थित उत्खंड है अपर्दन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। और इसी आधार पर डेविस ने प्रतिपादित किया कि स्थल रूप संरचना क्या है? प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल है। और इन 3 कारकों को डेविस के त्रिकूट के नाम से जाना जाता है। तो कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ दिया जाता है कि डेविस का त्रिकूट का नियम क्या है? तो वही उन्होंने जो स्थल रूप संरचना प्रक्रम और समय का जो प्रतिफल बताया वही है डेविस का। तो ध्यान में रखिएगा, स्थल रूप संरचना प्रक्रम और व्यवस्था का प्रतिफल का कथन किसके द्वारा दिया जाता है? वह WM डेविस के द्वारा दिया जाता है, जिन्हें हम लोग कौन सा है, डेविस के त्रिकूट सिद्धांत के नाम से भी उसे जाना जाता है। 10 में देखिए, 10 में कह रहा है, 10 में है, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है? कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? यह कथन किसका है? यदि कह रहा है इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक तार्किक कथन प्रस्तुत करता है? यह कथन है कार्ल सावर का। यह कार्ल सावर के द्वारा यह कथन कहा गया है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, 11 में भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? देखिए आ गया,
तो भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता हुआ जेम्स हटन को ही जाना था। ये वही जेम्स हटन जिसे अभी हम लोगों ने देखा था कि वर्तमान भूत की कुंजी का कथन किनके द्वारा कहा गया था, जेम्स हटन के द्वारा। इन्हीं के द्वारा सबसे पहले भू आकृति विज्ञान जर्मोफोलॉजी का जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। क्या था जर्मोफोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग संभवतः जो किया गया था वह जर्मन भाषा में हुआ था। कब हुआ था, यानी इसके कहने के बाद, जो हेटन के बताने के बाद हुआ था, जर्मन भाषा में हुआ था। जो किट टिंकलर हैं का सुझाव था कि जब कौन वेस्ले पावेल और मैकजी ने इस शब्द का इस्तेमाल 1891 में, कब किया था, 1891 के अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक सम्मेलन में किया था। और उसी समय से यह अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच भाषा में सामान्य हो गया था। उसके बाद जो स्कॉटलैंड निवासी कौन थे, जेम्स हटन, उन्हें आधुनिक भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है तथा पृथ्वी के इतिहास में चक्रीय व्यवस्था का सिद्धांत हटन ने ही प्रतिपादन किया था। तो ध्यान में रखेंगे। हालांकि बाद में जो यह प्रतिपादन है, जो भूआकृति विज्ञान संबंधी अध्ययन और अवधि डेविस का कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा था, क्योंकि डेविस ने जो चक्रीय जो प्रतिपादन था उसका किया था। उन्होंने 3 तरह से उसको संबोधित किया था। महत्वपूर्ण रूप से जो स्थलाकृतियों के विकास में चक्रीय व्यवस्था का अवलोकन करने के लिए इनकी 3 विकास व्यवस्थाएँ डेविस ने सामने रखी थी, वह युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। वो भी प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो ध्यान में रखिएगा। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता के रूप में जेम्स हटन को जाना जाता है। जेम्स हटन कौन थे, जेम्स हटन थे कौन थे, जो लगभग कब 1791 ईस्वी, 1791 क्या कहिए, 91 हुआ ना, 1840 में तो शायद इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये अपना जो इनका लास्ट जो होता है जेम्स हटन का, वो काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन रहता। बोला जाता है 1791 ईस्वी में इनका मूत्राशय के रास्ता में काफ़ी दर्द होने के कारण वह एक किताब लिख रहे होते हैं। जो वह किताब तो लिख दिए होते हैं, लेकिन काफ़ी मतलब जो बोला जाता है अंतिम 6 वर्ष काफ़ी कठिनाइयों का सामना इनको करना पड़ता है। ये वही जेम्स हटन थे जिनके पिता की मृत्यु इनकी बचपन अवस्था में हो जाती है। 16 वर्ष की अवस्था में ये अपना एक बैंकर के पुत्र को पढ़ाकर वहाँ से यूनिवर्सिटी में ये एडमिशन लेकर अपना पढ़ाई जारी रखते हैं। फिर अलग अलग ख्याति ये अपना प्राप्त करते हैं, जिसमें इन्होंने जर्मोफोलॉजी भू-आकृति विज्ञान की जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं तथा इन्होंने भू-आकृति विज्ञान संबंधित बहुत सारे कॉन्सेप्ट को दिया। नेक्स्ट है रुको जाओ और नीतिवाद का विचारधारा का प्रतिपादन कौन था। अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि रुको जाओ और नीतिवाद, जिसे हम लोग नवनियतिवाद या नव निश्चयवाद का सिद्धांत के रूप में जानता है। इसी सिद्धांत को संशोधन करते हुए कौन, ग्रिफिथ टेलर ने क्या किया था, वह उन्होंने कहा था, ग्रिफिथ टेलर क्या कहा था, इन्होंने कहा था नवनियतिवाद सिद्धांत के अनुसार कि मानव प्रकृति के नियंत्रण का नहीं बल्कि उसके प्रभाव की, मतलब उन्होंने यह बताया कि मानव का जो प्रकृति के नियंत्रण का नहीं बल्कि उसके प्रभाव का व्याख्या किया था कि किस तरह से प्रकृति का मानव पर प्रभाव पड़ता है ना। उन्होंने यह बताया था कि प्रकृति क्या है, एक ट्रैफिक पुलिस के समान है। जिस तरह से अगर ट्रैफिक नियमों का पालन ना किया जाए तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार मनुष्य अगर क्या करे, प्रकृति के अनुसार क्या करे, नहीं कार्य करेगा तो वह बहुत सारे कठिनाइयों और मुसीबतों का सामना करना पड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने इसे रुको जाओ और नियतिवाद का सिद्धांत कहा था। तो ध्यान में रखिएगा। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन थे। तो भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाले कौन थे, वह थे H.H. बैरोज। यही थे, इन्होंने भूगोल को मानव परिस्थितिकी के बारे में बताया था। देखिए, मानव परिस्थितिकी शब्द का पहली बार जो प्रयोग अगर बात किया जाए तो वह एलन स्वेलो रिचर्ड्स के द्वारा किया जाता है। उनके जो लेख होता है एक सैनिटाइजेशन इन डेली लाइफ में इस शब्द का सबसे पहले बार प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने मनुष्य के आसपास के पर्यावरण के मानव जीवन पर प्रभावों के अध्ययन को इन्होंने बताया था। उसके बाद एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन्स में किनके द्वारा, H.F. बैरोज के द्वारा, वह लगभग देखिए ना 1921 है या फिर थोड़ा सा ध्यान में नहीं आ रहा, उस समय वो यही जो एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन है उनमें प्रयोग किया गया था। तो क्या हो जाएगा, H.H. बैरोज के द्वारा।
नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है। देखिए गणितीय भूगोल वह थेल्स है। थेल्स को आप हमें मालूम होगा कि आप लोग को भी थेल्स से परिचित होंगे, क्योंकि यह ज्यामिति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ये यूनान के उस समय जो महान दार्शनिक होते हैं, उस 7 दार्शनिकों में से इनका प्रथम स्थान उस समय थेल्स का आता है। तो आप यह भी ध्यान में रखेंगे, जो थेल्स गणितीय भूगोल के साथ साथ में उन्हें ज्यामितीय जनक के रूप में भी उन्हें याद किया जाता है। तो वही गणितीय भूगोल के प्रारंभकर्ता के रूप में थेल्स को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15 में, चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, कथन किसका है। तो यह कथन है किसका है, यह है जीन ब्रूंस का। जीन ब्रूंस कौन थे, थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। देखिए जीन ब्रूंस जो फ्रांस के प्रसिद्ध भूगोलवेता थे, इन्होंने मानव भूगोल से संबंधित ज्योग्राफी ह्यूमन नामक किताब को लिखी थी। और ये ब्लॉस जिस विश्वविद्यालय में पढ़ते थे जीन ब्रूंस, वो जो ब्लॉस थे वो शिक्षक थे, उनके प्रथम और प्रिय शिष्य थे जीन ब्रूंस। तो ध्यान में रखिएगा, इन्हीं के द्वारा मानव पृथ्वी पर निवास करता है तथा पृथ्वी पर निर्भर है, कथन इन्हीं के द्वारा कहा गया है। और इनके द्वारा ज्योग्राफिक ह्यूमन नामक किताब भी लिखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्षेत्रीय भूगोल रीजनल ज्योग्राफी का पिता किसे कहा जाता है। तो वह रीजनल ज्योग्राफी का पिता, देखिए रीजनल ज्योग्राफी का पिता हुआ कार्ल रिटर को माना जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, कार्ल रिटर को रीजनल ज्योग्राफी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने भूमंडल के सभी लक्षणों और घटनाओं का बृहद रूप से वर्णन किया है। जो भी है भूमंडल का सभी लक्षणों और घटनाओं को बृहद रूप से वर्णन करने के कारण कार्ल रिटर को क्या कहता है, रीजनल क्षेत्रीय भूगोल के रूप में भी जाना जाता है। देखिए जब भी ये कार्ल रिटर का जब बात आएगा तो वहाँ पे हम्बोल्ट का भी नाम आएगा, क्योंकि आपको हम बता दें कि कार्ल रिटर जिस विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे उसी विश्वविद्यालय में हम्बोल्ट भी अध्ययन कर रहे होते हैं, लेकिन कार्ल रिटर से ये हम्बोल्ट सीनियर होते हैं, है ना। तो प्रश्न जब भी अगर पूछेगा तो कार्ल रिटर हम्बोल्ट दोनों का जो आधुनिक भूगोल में काफ़ी योगदान रहता है, यहाँ तक कि कार्ल रिटर का भी हम्बोल्ट का भी। तो ध्यान में रखिए, कार्ल रिटर का जन्म 1789 ईस्वी में कहाँ होता है, वह जर्मनी में इनका जन्म होता है। और जो जिस विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हैं वह होता है गेटिंजेन विश्वविद्यालय, है ना, उन्हीं में दोनों अध्ययन करते हैं हम्बोल्ट। हालांकि हम्बोल्ट से काफ़ी प्रभावित है कार्ल रिटर, बोला जाता है जब इनकी मुलाकात जिस समय हुई थी उस समय काफ़ी बारिश था, दोपहर के टाइम इनके मित्र ने हम्बोल्ट से मुलाकात हुए थे, जब ये मुलाकात किए थे तो उनसे काफ़ी प्रभावित रहते हैं। और लास्ट में आपको यह भी देखने को मिलेगा कि 1817 ईस्वी में डाई एडकंडे करके एक पुस्तक कार्ल रिटर के द्वारा लिखा है। तो एडकंडे शब्द जो है हम्बोल्ट जब मिलते हैं तो उन्हीं से प्रभावित होकर उनके माइंड में यह रह जाता है, और वही डाई एडकंडे 1817 ईस्वी में कौन कार्ल रिटर प्रकाशित करते हैं। तो अगर आप इसका बुक पढ़िएगा तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा, जिनके बारे में लिखा हुआ है कार्ल रिटर के बारे में, किस तरह से हम्बोल्ट से मुलाकात हुई। बोला जाता है कि जब हम्बोल्ट व्याख्यान क्लास जब होता था तो काफ़ी भरे हुए होते थे स्टूडेंट, और जब हम्बोल्ट एब्सेंट होते थे तो जो उनके बाद जो व्याख्यान होते थे वो कार्ल रिटर का ही होता था। काफ़ी उत्सुक होते थे उस समय स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए 17 में, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है। तो मानव भूगोल का संस्थापक के रूप में किसे कहा जाता है, वह कहा जाता है कार्ल रिटर को ही मानव भूगोल का संस्थापक के रूप में। देखिए अगर मानव भूगोल पुस्तक की बात की जाए तो वह जीन ब्रूंस के द्वारा लिखा गया था। अब हम ये बात क्यों बोल रहे हैं, तो आपको यह बात ध्यान में रखना होगा कि 1910 ईस्वी में क्या किया गया था कि जो जॉन ब्रूंस थे फ्रांसीसी भाषा में मानव भूगोल का प्रकाशित किया था, बाद में ये फिर अंग्रेजी भाषा में भी होता है। तो अगर पुस्तक की बात की जाए तो जीन ब्रूंस मार देगा, लेकिन मानव भूगोल के संस्थापक के रूप में अगर याद किया जाए तो वह कार्ल रिटर ही थे, क्योंकि यह तो पुस्तक 1910 ईस्वी में पाया जाता है, जबकि कार्ल रिटर 1989 ईस्वी में ही वह क्या करते हैं, जर्मनी में जन्म होता है, फिर वो कहने का मतलब 1804 या 1824 तक वो रहते हैं, इस तरह से उनका रहता है। तो मानव भूगोल के संस्थापक कार्ल रिटर हो जाएगा, लेकिन पुस्तक की बात की जाए तो जीन ब्रूंस हो जाएगा, क्योंकि जीन ब्रूंस ने सबसे पहले फ्रांसीसी भाषा में मानव भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। फिर उसका प्रथम संस्करण वही 1910 में प्रकाशित होता है, बाद में वो क्या होता है अंग्रेजी संस्करण में भी प्रकाशित होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, कथन किसका है। यह कथन है के सैम्पुल का। तो के सैम्पुल कौन थे, यह जो थे के सैम्पुल थे, के सैम्पुअल जो थे रेटजेल, जो रेटजेल थे उनके शिष्य व प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलविद एलन सैम्पल के अनुसार मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी धरती के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किनके द्वारा कहा गया था, यह के सैम्पल के द्वारा कहा गया था। तथा इन्होंने इसके द्वारा एक बात तो कहा गया था, मानव तथा प्रकृति के परस्पर प्रभावकारी तथ्यों का वैज्ञानिक अध्ययन एवं विवेचना इनका मूलभूत उद्देश्य था। जो
ये जो कौन थे, जो कैसेम्पल थे, मानव तथा प्रकृति के जो परस्पर प्रभावकारी तथ्यों का जो वैज्ञानिक अध्ययन एवं विवेचना इनका मूलभूत उद्देश्य था कैसेम्पल का। लेकिन अगर बात आ जाए कि मानव भूगोल, चंचल मानव और अस्थायी धरती के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन, वह किसने उस पर कथन दिया था, तो वह कैसेम्पल के द्वारा था। कैसेम्पल कौन होते हैं, वह ऑलरेडी रेडियल होते हैं, जो उनके शिष्य होते हैं, और रेडियल वह भी प्रोफेसर होते हैं, वो भूगोलविद में काफ़ी वो प्रसिद्धि हासिल किए हुए रहते हैं। मानव भूगोल के बारे में उन्होंने भी इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन अगर इस कथन की बात आ जाए जो क्या है, तो वह कैसेम्पल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग किसी अगले क्लास में मिलते हैं, किसी अगले सब्जेक्ट के साथ। आपको यह क्लास कैसा लगा ज़रूर बताएं।